क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अलीगढ़ और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारियां कराई जाती है, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUT पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह बहुत सारी तैयारियाँ होती है। और वो सारे टीम काम कर रही है, अलग अलग ग्रुप है टीचरों का, वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं म्यूजियम या BHU के लिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे फिजिक्स 2024 T3 बुकलेट के कई सारे सवाल कर लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। मैं पहले पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन का फिगर तो देख के समझ में आ ही रहा है। वो बच्चे जो 12th क्लास कर चुके हैं या 12th क्लास का सेकंड चैप्टर कर चुके हैं, ये सेकंड चैप्टर है 12th क्लास फिजिक्स का। ये सेकंड चैप्टर में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर 12th क्लास का है ये। तो उसमें से ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 5 कैपेसिटर है और वो 5 कैपेसिटर कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने हैं। ठीक है, पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसका थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट जो इस कंसेप्ट को एलाबोरेट करूँगा, मैं थोड़ा समझाऊंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैपेसिटर जानते हैं क्या होता है? कैपेसिटर जिस तरह से रजिस्टर होता है, रजिस्टर एक प्रॉपर्टी है सभी मेटल का, जो एक तरह का हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। चार्ज के फ्लो में करने में जो रेजिस्टेंस आता है, हिंड्रेंस आता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिर उस रेजिस्टेंस का हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग जगहों में अलग अलग अप्लाई करते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग अपने डेली लाइफ में उसका यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो रेजिस्टेंस बेस्ड डिवाइसेस है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से ये कैपेसिटेंस है। यहाँ पे चार्ज को स्टोर करके, जब चार्ज को स्टोर करते हैं हम लोग, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है। इसका जब हम लोग चार्ज स्टोर करते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है। कितना चार्ज स्टोर हुआ एक कैपेसिटर पे, उसी के प्रोपोर्शनल उसका पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, कितना चार्ज होगा, वो एक अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू दे रखा है। जिस तरह से रजिस्टर होता है उसका वैल्यू दिया रहता है, यूनिट होता ओम। इसी तरह से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है। इसका यूनिट होता है फराड, माइक्रोफराड, पिकोफराड भी होता है, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो माइक्रोफराड है। तो यहाँ पे जो 5 कैपेसिटर्स है वो 2 माइक्रोफराड ईच, इस तरह से अरेंज किया है। कितनी बात सुन में? रजिस्टर में हम रजिस्टर क्यों बार बार करें? रजिस्टर से कैपेसिटर को रिलेट करके करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, इसलिए हम लोग रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों मिला के बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, 12th क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है 10th क्लास में, लेकिन पढ़ा होगा पहले से, आपको आइडिया होगा कि जब रजिस्टर सीरीज में लगते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। तो जैसे ये रजिस्टर है, ये 2-3 रजिस्टर अगर ले लेते हैं हम लोग, ये R1 है, R2 है, R3 है, ये सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होता है? इन सब को प्लस कर देते हैं, इन सब को प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर कैपेसिटर है, ये इस तरह से कैपेसिटर है, ये इस तरह से कैपेसिटर अगर सीरीज में लगता है तो इसका जो कैपेसिटेंस लिखते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 1/C1। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, 1/C2, 1/C3, इस तरह से ये इसमें आता है।
यानी रजिस्टर सीरीज में जब होते हैं तो डायरेक्ट हम लोग सभी का रेजिस्टेंस प्लस कर देते हैं, लेकिन कैपेसिटर सीरीज में होती है तो उसको रेसिप्रोकल करके प्लस करते हैं, तब जाके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है। इसी तरह से रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है, इस तरह से अगर ऐसे कनेक्ट है ये अलग अलग रजिस्टर पैरेलल में, ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल में रहता है, तो ये हम लोग इसको इस तरह से हम लोग लेते हैं आर, इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लेंगे तो क्या होगा 1/R1 1/R2, इस तरह से ये चलता रहता है, रेसिप्रोकल के प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कैपेसिटर में, अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, जैसे ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये इस तरह से अगर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सी इन पैरेलल जो होता है ये C1 प्लस C2 प्लस C3 ये डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज में डायरेक्ट प्लस होता है, लेकिन कैपेसिटर इन्वर्स होके प्लस होता है, रेसिप्रोकल के प्लस करते हैं। रेजिस्टेंस पैरेलल में रेसिप्रोकल करते हैं और कैपेसिटर इसका उल्टा होता है, तो यहाँ से यहाँ उल्टा होता है। जो रेजिस्टेंस में हम लोग सीरीज का रूल लगाते हैं, कैपेसिटर में वो पैरेलल के हिसाब से हो जाता है, और जो पैरेलल के लिए लगाते हैं रेजिस्टेंस के लिए वही वहाँ पे सीरीज के हिसाब से हो जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बताया कि जब भी कभी जो कैपेसिटर्स होते हैं, जिस तरह से रेजिस्टेंस में एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, और 10th क्लास में भी थोड़ा सा क्वेश्चन था, कभी कभी आता भी है, और वैसे है नहीं 10th क्लास में कोर्स में है नहीं, लेकिन कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन वो आते रहते हैं, लेकिन 12th क्लास में तो है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है, एक बैलेंस्ड ब्रिज होता है जहाँ पे 5 रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, और जो बीच का रेजिस्टेंस होता है उसमें इस तरह से अरेंज होता है कि उससे कोई करंट नहीं जाता, और जब कोई करंट नहीं जाता तो उसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होता, ठीक है। और जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता उसका फिर ऐसा होता है कि वो रजिस्टर हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको ये मान के चलते कि वो रजिस्टर का यूज़ है नहीं। तो जैसे मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद ज़रा सा फिर इसके बाद ये बनाता हूँ। ये हमारा ऐसा हम लोग एक व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर इसका R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के बराबर होगा तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा। जैसे R1/R2 का रेशियो, ये जो रेजिस्टेंस है इसका जब रेशियो लेंगे तो अगर ये R3 R4 के रेशियो के बराबर होगा तो इससे कोई करंट नहीं जाता, कोई करंट नहीं जाता, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप जीरो जाता, तो इसे फिर हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और इसको फिर हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे यूज़ करते हैं। ये मैं इसलिए वहाँ से रिलेट करके दिखा रहा हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस का एक बैलेंस रेजिस्टेंस का दे रखा है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में ये रिलेशन दे रखा है इस तरह से। अब यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे भी 5 कैपेसिटर है, और इसको अगर हम लोग अरेंज करके देखते हैं तो क्या है ये, अगर इस तरह से हम लोग इसी तरह से दिखा देते हैं इसी को, यहाँ पे ले लेते हैं इसको हम लोग, इसको रेजिस्टेंस को जो है ना, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, इसको C1 दिखा देते हैं, इसको C2 दिखा देते हैं, ये C3 दिखाते हैं, ये C4 लिखते हैं, ये C1 है, C2 है, C3 है, और ये C4 है, और सबका ये वैल्यू दे रखा 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये यहाँ पे भी दे रखा 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी दे रखा 2 माइक्रोफैराड, ये सभी में 2 माइक्रोफैराड है। अगर हम लोग C1 और C2 का रेशियो लेंगे, C1/C2 का, तो 2 माइक्रोफैराड ये भी है, 2 माइक्रोफैराड ये भी है, ये 1:1 आ जाएगा। C3 C4 का लेंगे तो ये भी 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड ये भी है, इसका भी रेशियो 1:1 आ जाएगा। क्या समझ में कि इन दोनों का रेशियो बराबर आता है।
जब इन दोनों का रेशियो बराबर आएगा तो इस वाले कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जाएगा। ये कैपेसिटर यूजलेस है, ये इसका कोई यूज नहीं है अभी। तो अगर हम इसको हटा के अगर दोबारा से बनाते हैं तो ये हमारा जो कैपेसिटेंस बन के आएगा वो इस तरह से बन जाएगा हमारा। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ये दो कैप, अब हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक, यहाँ पे क्या देखा गया कि सब अगर आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पे देखा गया है कि सब अगर रजिस्टर आइडेंटिकल होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसे ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर है, वैल्यू डिफरेंट नहीं है, तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आर के बराबर ही आएगा। ऐसे यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस सब आइडेंटिकल होंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी एक कैपेसिटर के बराबर आएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड के चारों हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 3, कंसेप्ट के हिसाब से। कंसेप्ट के हिसाब से अब मैं करके दिखाता हूँ। वैसे कंसेप्ट के हिसाब से 2 माइक्रोफैराड आना चाहिए, क्योंकि जब सभी कैपेसिटेंस या सभी रजिस्टर बराबर होते हैं इस तरह के अरेंजमेंट में, तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस एक रजिस्टर के बराबर होता है। उसी तरह से कैपेसिटेंस में अगर सारे कैपेसिटेंस सेम है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर के वैल्यू के बराबर होगा। तो ये तो कंसेप्ट के हिसाब से हो गया। अब मैं उसको करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब ये जो 4 कैपेसिटर था इसको ऐसे भी बना सकते, ऐसे भी बना सकते। जैसे ये कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, ये और ये हो गया, इस तरह से ये कैपेसिटर ऐसे 4 आ गया। अब ये जो C1 है C2 है, जैसे हम दिखा रहे थे C1 C2 C3 C4, तो ये दोनों सीरीज में है। तो जो सीरीज में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/C1 C2, यानी 1 और 2 का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/C1 1/C2 C1 प्लस C2 अपन C1 इंटू C2, ठीक है ना। और इसको अगर करेंगे हम लोग और इसको अगर रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो C1 1 2 इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2, यानी ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ नीचे में प्लस हो जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा। इन दोनों का भी ऐसे ही आएगा इक्विवेलेंट। कितनी बात में 3 और 4 का इक्विवेलेंट आएगा C3 C4 अपन C3 प्लस C4, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखो ये इनका जो वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड का है, तो 2 ये है, 2 ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को प्लस कर दिया, ये 4 अपन 4 आ गया, ये 1 माइक्रोफैराड का आ गया है। ठीक है, और ये भी आ जाएगा 2 इंटू 2 अपन 2 प्लस 2, ये भी 4 अपन 4 आएगा, ये भी 1 माइक्रोफैराड का आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आ रही है, कोई डाउट तो नहीं, किसी को पूछना तो नहीं। ठीक, अब इसके बाद जो है अब क्या होएगा, इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हमारा हो गया एक रजिस्टर, सॉरी ये कैपेसिटर, ये हो गया एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये C12 है और ये C34 है। 34 का मतलब 3 और 4 का हम लोगों ने इक्विवेलेंट निकाला। तो ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये भी 1 माइक्रोफैराड का है। ठीक, अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों पैरेलल में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक, तो इनका जो डायरेक्ट प्लस करेंगे तो C इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइक्रोफैराड। तो फाइनल जो आएगा ये 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में। तो यहाँ पे देखा गया कि इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, जैसे कि हम लोगों ने कंसेप्ट बेस पे भी बताया था और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाया, तो भी वही आया। कितनी बात समझ में ये। तो ये था कैपेसिटर का ये क्वेश्चन, जो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को यूटिलाइज करके यहाँ पे इसे करना था। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है और उसमें अक्सर ये होता है कि जब बैलेंस हो जाता है तो ये वाला बीच वाला जो रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से फिर बाकी जो होता है उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चों से जिनको ये कंसेप्ट थोड़ा अगर नहीं होता तो अक्सर गलती होने का चांस है। तो इसीलिए अक्सर यही तरह का क्वेश्चन बन के आता है, क्योंकि इसको बनाने का, इस फिगर को बनाने का कई तरीके हैं। जैसे ये एक बन के आया, इसका अलग तरीका भी है बनाने का।
तो कई फॉर्म है, मैं वो फॉर्म भी बना बना के दिखाता हूँ कि अगर ये फॉर्म में आया या दूसरा फॉर्म में आया तो भी वो भी टिस्टोन ब्रिज का ही कंसेप्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि अक्सर ये सवाल जो है आते रहता है कि चाहे ये यहाँ पे आ जाए, कैपेसिटर में आ जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर रेजिस्टेंस में आ जाए, आते रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो चैप्टर है कैपेसिटर, कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने बताई, इससे भी अच्छे-अच्छे सवाल और कांसेप्ट को, क्योंकि पूरी कैपेसिटर का थ्योरी, डेराइव, न्यूमेरिकल्स, टॉपिक वाइज़ न्यूमेरिकल और बहुत अच्छे-अच्छे सवाल जो नीट जेईई के लिए बहुत ही अच्छे सवाल है, वो सब मैंने अपने लेक्चर में करके यूट्यूब पे डाल रखा है। तो जो लोग नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में, वो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पे जाके पढ़ें, क्योंकि अगर उसे करेंगे तो आपको बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे अच्छे-अच्छे सवाल उस पे करके रखे हुए हैं कि आप अगर उसे कर लेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतने से खाली आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहेंगे और बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन जो नीट और जेईई में आएगा वो कर सकते हैं फिज़िक्स का, इस कैपेसिटर के रिलेवेंट। सभी चैप्टर के साथ यही किया हमने। सभी चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, डिराइव है तो डिराइव कराया, उसके स्पेशल केसेस भी बताए हैं, उसके शॉर्ट फॉर्मूले भी बताए, फिर क्वेश्चन कराया हर टॉपिक के हिसाब से अच्छे से अच्छे सवाल, और उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए, शॉर्ट फॉर्मूले बना दिए ताकि बच्चों को कॉम्पिटिशन में कैसे करेंगे। तो वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं या आने वाले दिन में करेंगे, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते चलेंगे और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी तैयारी हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करें ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें, उन्हें भी प्रमोट करें। ठीक है? कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस होता क्या है बेसिकली, थोड़ा-सा मैं एक आउटलाइन दे देता हूँ, थोड़ा बेसिक कांसेप्ट बता देता हूँ। ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया फॉर्मूले जैसा दे रखा था वैसा। लेकिन कैपेसिटेंस है क्या चीज़? तो उसको मैं थोड़ा-सा अलग से समझा देता हूँ ताकि आपको एक कांसेप्ट क्लियर हो जाए, कांसेप्ट कैपेसिटेंस से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा दूँ उसको। ओके, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा लिंक दिया रहता है और नंबर भी है उस पे, आप उससे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है? कैपेसिटेंस देखना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली होता क्या है? कैपेसिटर एक तरह का डिवाइस है जिस पे चार्ज को स्टोर करते हैं, और चार्ज को जब स्टोर करते हैं तो उसकी वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है, और जब पोटेंशियल बढ़ने लगता है, जब बहुत सर्टेन लिमिट तक पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो उस पोटेंशियल का हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डेली लाइफ पर्पज़ में। जैसे करंट अगर चलना है किसी वायर में, अगर करंट को चलाना है तो ज़ाहिर हम लोग बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर किसी भी वायर में करंट नहीं चलेगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं जो चार्ज को स्टोर करके उसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देते हैं, और एक सर्टेन लेवल तक पोटेंशियल जितना हमें ज़रूरत है वहाँ तक करके और वो एक डिवाइस बना लेते हैं। जैसे कंडेंसर, कंडेंसर का तो नाम सुना होगा, जो पंखों में लगाते हैं, फैन में लगा होता है कंडेंसर। तो वो जो कंडेंसर होता है बेसिकली वो एक तरह का कैपेसिटर ही है, ठीक है? कैपेसिटर जिसके अंदर चार्ज स्टोर होता है, हाई पोटेंशियल होता है। तो जब कभी फैन का स्पीड कम होने लगता है, देखा होगा जब फैन का स्पीड कम होने लगता है, तो उस वक़्त फिर वो कंडेंसर लगाते हैं तो स्पीड रिज़्यूम कर जाता है, स्पीड वापस आ जाता है, फिर तेज़ी से चलने लगता है। तो कंडेंसर बेसिकली करता क्या है? वो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। अब ये कैपेसिटर जो है बनाते कैसे हैं? ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको अगला टॉपिक बताएँगे, इसका आइडिया को क्लियर कर लें, ठीक? जैसे मान लो एक हमारा सरफेस है, ये एक हमारा सरफेस है, ठीक है? इस पे हम लोग एक चार्ज है, इसको हम लोग यहाँ लाके रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले से कोई भी चार्ज नहीं है। जब पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फ़ील्ड नहीं है चार्ज का, जैसे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होता है ना, तो कोई फ़ील्ड नहीं है। तो इस चार्ज को ईज़िली लाके यहाँ पे डिपॉज़िट कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चार्ज आ गया ये यहाँ से। अब हम लोग दूसरा चार्ज यहाँ से दूसरे चार्ज को लेके आना चाह रहे हैं, दूसरे चार्ज को लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है?
तो अब दूसरे चार्ज को जब लेके आएंगे तो जो नेचर इस चार्ज का, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन था तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे एक है और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज हम लोग लेके ला रहे हैं इसके करीब। तो नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करेंगे। तो अब इस चार्ज को लेके यहाँ पे डिपॉजिट करें या स्टोर कराएंगे तो पहले वाले चार्ज की तरह नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्शन हो रहा होगा और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नली फोर्स लगा के वर्क डन करना पड़ेगा और फिर वो वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और उतना पोटेंशियल लेके ये चार्ज इस पे स्टोर होगा। कितनी बात समझ में आई? जितना हमें इस नेक्स्ट चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रिपल्शन हो रहा होगा, आउटवर्ड फोर्स लगा होगा, तो उस फोर्स को ओवरकम करना, फिर उसको लेके यहाँ तक लाएंगे तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन होगा, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल आएगा वो इस चार्ज को आएगा, ठीक है। तो उतना पोटेंशियल यहाँ बढ़ जाएगा सेकेंड चार्ज को जब स्टोर करेंगे तो। पॉइंट क्लियर हुआ? अब सेकेंड चार्ज यानी दो चार्ज यहाँ हो गए यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा पोटेंशियल हो गया, यहाँ दो चार्ज का फील्ड भी हो गया। अब अगर तीसरा चार्ज लेके आना चाहेंगे तो अब दो चार्ज का फील्ड है। अब दो चार्ज का रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए पहले जितना हम लोगों ने वर्क डन किया था, अब उससे तीसरे चार्ज को लाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा और अब उससे ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत होगी या पोटेंशियल स्टोर होगा यहाँ पे। कितनी बात समझ में आई? तो ऐसे जब किसी सरफेस पे हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं या चार्ज को रखते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसी को फिर हम लोग बाद में यूज करते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब क्या है कि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और जो चार्ज लेके आ रहा है वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। तो किसी भी सरफेस पे बहुत सारे चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हम लोग किसी भी कंडीशन में। बहुत सारे चार्ज को स्टोर नहीं कर, थोड़े से चार्ज स्टोर हो जाएंगे फिर बाद में वो रिपल्शन करके वो निकाल देंगे। तो अब क्या हुआ कि इसका कुछ प्रिंसिपल बनाया गया है कि कैसे एक सरफेस पे किसी बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर किया जाए। उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में दो चीज़ें हैं, एक है कोटिंग एंड दूसरा है अर्थिंग। कोटिंग एंड अर्थिंग क्या मतलब हुआ कोटिंग एंड अर्थिंग का कि एक जैसे ये प्लेट है मान लो, इस पे हम लोग चार्ज को ला के रखेंगे, ऐसे चार्ज को ला के रख रहे हैं तो ये तो रिपेल करेगा, लेकिन अगर हम लोग इसी के पैरेलल एक दूसरा यहाँ प्लेट लगा देते हैं तो इस चार्ज की वजह से इसके अंदर पोलराइजेशन होगा, इसके मेटालिक कोटिंग होगी तो इसके पोलराइजेशन होगा। तो ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसके इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पोलराइजेशन की वजह से और इधर ये जो है ना नेगेटिव हो जाएगा, इस सरफेस पे नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसके अट्रैक्शन की वजह से थोड़े से फर्दर चार्ज और स्टोर कर सकते हैं हम लोग और थोड़े से चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। ये तो हुआ कोटिंग, यानी एक मेटालिक सरफेस से उसको कवर कर दिया जाए जिस पे हमें चार्ज को स्टोर करना है, उसको एक हम लोग दूसरे कंडक्टिंग बॉडी से कोट कर दें, कवर कर दें, तो ये हमारा होता है कोटिंग। और फिर इसको क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है इसके बीच में रिपल्शन होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये अर्थिंग कर देते हैं। तो ये क्या होता है, सारा नेगेटिव चार्ज इसमें चला जाता है और ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो किसी सरफेस पे चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि उसको कोटिंग कर दें फिर अर्थिंग कर दें, और इसके हिसाब से ऐसा करके क्या देखा गया कि किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस बढ़ाया जाता है, उस पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाया जाता है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, और जब कभी हम उसकी कोटिंग एंड अर्थिंग करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। वो पूरा ड्राइव है, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जब आप हमारे लेक्चर में जाके देख लेंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लेक्चर में यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे सब करा हुआ है। ठीक है, प्रूव करके दिखाएगा कि कैसे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है जब कोटिंग एंड अर्थिंग करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक तरीका और भी है कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, वो क्या है कि हम लोग बीच में ये जो एयर है, ये वैक्यूम एयर है, इसके बीच में एयर होने की वजह से जितना कैपेसिटेंस है वो है, लेकिन अगर इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल
कौन सा मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर फिल कर दें तो उससे भी कैपेसिटेंस बढ़ जाते हैं। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये भी तरीका है कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ये इसका एक रिलेशन दे रखा, मैं लिख देता हूँ कि जैसे जैसे चार्ज का स्टोरेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं सी, ठीक है। सी होता है कैपेसिटेंस को दिखाते हैं सी से। सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यू अपॉन वी, और क्यू का क्यू चार्ज होता है, मान लो 1 कूलम चार्ज ले लेते हैं, ठीक है ना, चार्ज अपॉन वोल्ट, ये इसका रिलेशन के हिसाब से यूनिट होता है। वैसे इसको फैराडे ने बताया तो इसका यूनिट होता है फराड, इसका कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फराड, फराड, ठीक। 1 फराड कितने के बराबर होता है, 1 फराड जो है 1 फराड, ये चार्ज जो ना 1 कूलम लेते हैं, 1 कूलम, और वोल्ट 1 वोल्ट लेते हैं। तो 1 कूलम चार्ज पता है कितना चार्ज होता है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम में, 1 कूलम चार्ज में 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो आपने पढ़ाई होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में। तो ये बहुत ही बड़ा एक यूनिट हो जाता है, ये जो इतना चार्ज 1 वोल्ट, तो इसका जो है ना ये बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है फराड। तो इससे छोटा हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं, वो दे रखा माइक्रो फराड, माइक्रो फराड, वो 10 टू द पावर -6 फराड के बराबर होता है। माइक्रो फराड, ये यानी पीको फराड भी बोलते हैं इसको हम लोग, पीको फराड 10 टू द पावर -12 फराड के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटेंस का कितना इसकी कैपेसिटी है उसको दिखाते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, यानी चार्ज कैसे स्टोर करते हैं तो किस तरह से पोटेंशियल बढ़ता है, और उस पोटेंशियल का अलग अलग डिवाइस में यूज़ करते हैं। और उसी तरह से जो डिवाइस होते हैं जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो जो अभी हमने क्वेश्चन दे रखा था व्हीट स्टोन ब्रिज जहाँ पे यूज़ कर रहे थे, वो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ऐसे पैरेलल प्लेट, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जो उस तरह से अरेंज था। जिस तरह से रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक कैपेसिटर भी सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। और सिर्फ हमने बताया कि उल्टा उसका वो है कंसेप्ट है, सीरीज का उल्टा होता है, पैरेलल का सीधा हो जाता है। तो वो हमारा जिस तरह से रजिस्टर सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, कैपेसिटर भी उसी तरह सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होता है, उसका भी इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, और इक्विवेलेंट निकाल के फिर देखते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जाएँ, देखें उसे, ठीक है। अगला आज यहीं पे रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन फिर करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और थैंक यू।